नमः संस्कृताय। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, चाहे आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पीजीटी टीजीटी की कर रहे हो, चाहे दोस्तों हरियाणा टीजीटी पीजीटी की कर रहे हैं, DSSB की कर रहे हैं, LD ग्रेड, GIC, टेट, नेट, ऑल संस्कृत एग्जाम की तैयारी के लिए क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करेंगे आपके कादम्बरी की, और आपको पता है कि कादम्बरी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें दोस्तों संपूर्ण प्रश्नोत्तरी होगी। जितने भी कादम्बरी से प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स पढ़ें वही जो परीक्षा में आए। क्योंकि आपको एक सीट चाहिए तो आपको तैयारी अच्छी करनी है, तो अच्छी तैयारी के लिए आपको परीक्षा के हिसाब से ही तैयारी करनी होगी। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये कौन है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये किसकी पिक्चर है, ठीक है। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जितने भी हमारे फ्रेंड्स संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करना, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। और दोस्तों कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखा करें, क्योंकि आपकी कमेंट जो है मोटिवेट करती है। और दोस्तों ये छोटा सा जो है जो प्रयास कर रही हूँ, ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है ये भी बताइए। बेल आइकन की बेल को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे दोस्तों रोज़ाना की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो बताइए फटाफट से कि ये कौन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे आप कि ये दोस्तों देखिए, आप लोग कमेंट करते रहिए इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने दोस्तों कादम्बरी को लिखा है। क्या लिखा है? कादम्बरी को। किसने? आप बताइए फटाफट से। और कादम्बरी क्या है? कादम्बरी एक कथा है। इनके बारे में डिटेल में जान सकते हैं आप लोग, तो क्योंकि डिटेल में संपूर्ण करा दिया है, फिर भी जो प्रश्नोत्तरी कराने से पहले इनके बारे में आप जानेंगे। ये कादम्बरी लिखा है इन्होंने। कादम्बरी एक कथा है। और इनकी जो माता जी हैं, उनकी माता जी का नाम क्या है? माता जी का नाम दोस्तों राज्य देवी है, ठीक है। क्या नाम है? राज्य देवी नाम है। और इनके जो पिताजी हैं, पिताजी का नाम चित्रभानु है। क्या नाम है? चित्रभानु इनके पिताजी का नाम है। इसमें नायक जो है, नायक दोस्तों धीरोदात्त हैं और चंद्रापीड़ नायक है। नायक कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आप कमेंट में बताना। इनका जो जन्म है, जन्म दोस्तों इनका 7वीं शताब्दी है। क्या है? 7वीं शताब्दी। और कहाँ पर हुआ था? प्रीतिकूट। कहाँ पर? प्रीतिकूट में इनका जन्म हुआ था। और इनका गोत्र क्या है? इनका गोत्र जो है वो क्या है? गोत्र दोस्तों इनका वात्सायन या वत्स है, ठीक है। और रीति कौन सी है दोस्तों? रीति इनकी पांचाली है। कौन सी है? पांचाली रीति है। मंगलाचरण क्या है? तो मंगलाचरण कितने होते हैं? 3 होते हैं। और जो मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है वो नमस्कारात्मक हुआ है। किसमें हुआ है? नमस्कारात्मक जो है हुआ है किसमें? आपकी कादम्बरी में। और छंद जो है, छंद कौन सा है? वंशस्थ छंद है। कौन सा है? वंशस्थ छंद है, ठीक है। तो ये आप जान गए होंगे। तो आप लोगों ने कमेंट किया ये कौन है। ये दोस्तों कौन है? ये बाणभट्ट जी हैं। कौन है? बाणभट्ट जी हैं। और बाणभट्ट ने लिखा है क्या? आपके जो है कादम्बरी। और इनकी कृतियाँ हैं। कृतियाँ क्या हैं? 5 कृतियाँ हैं। ट्रिक है इनकी, जो ट्रिक है, ट्रिक भी आप लोग नोट कर लेना। बाण का मुँह पिचका। बाण का मुँह पिचका, ये इनकी ट्रिक है। तो 5 कृतियाँ हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आप 5 कृतियों के नाम जरूर लिखना, ठीक है। तो अब इनके बारे में आप ये सब कुछ जान चुके। अब जानेंगे जितने भी प्रश्न आपके जो कादम्बरी के बनते हैं उन प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। तो क्लास को आप अंत तक देखना, और अच्छी लगे तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर शेयर करना। तो ये फ्रेंड्स आपके संस्कृत साहित्य परिचय सभी क्लासों के लिए, जितने भी हमारे फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्य पद्य एवं नाटक।
अब आप जो है कादम्बरी कथा मुखम के जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, स्क्रीन पर आ चुका है, कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है। आपको बताना है कि कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई। क्लियर तो दिख रहा होगा दोस्तों, है ना? बताइए कमेंट में फटाफट से। तो कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? तो त्रिगुणमय परब्रह्म की गई है। त्रिगुणमय परब्रह्म की गई है, क्योंकि महाकवि बाणभट्ट विरचित कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में त्रिगुणमय परम ब्रह्म की वंदना की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, कादम्बरी और हर्षचरितम में बाण ने किस देवता की स्तुति की है। कादम्बरी और हर्षचरितम में बाण ने किस देवता की स्तुति की है? तो देवता की स्तुति की है, शिव की भी की है, विष्णु की भी की है, इसलिए इनमें से दोनों की है। सी ऑप्शन इज द राइट। तो मार दे मोहर, लगा दे ठप्पा, आंसर सी पक्का। अगला प्रश्न है, कादम्बरी के प्रारंभ में बाणभट्ट ने कितने श्लोक की रचना की दोस्तों? तो की है आपके 20 श्लोकों की। कितने की? 20 की है भैया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी रचना के लेखक कौन है? तो सबको पता होगा, अभी बता ही दिया है, बाणभट्ट जी। ज़्यादा समय गंवाने की आवश्यकता ही नहीं है। पांचवा प्रश्न है, कादम्बरी के रचयिता हैं। देखिए प्रश्नों की आप प्रकृति को समझिए। इसमें पूछा है कादम्बरी रचना के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट हो गए। अब इसमें पूछ लिया कादम्बरी के रचयिता कौन है, तो कौन है भैया? बाणभट्ट है। ठीक है। प्रश्नों के जो तरीका है ना उसे समझिए कि प्रकृति क्या है। कादम्बरी का उपजीव्य ग्रंथ क्या है? तो कादम्बरी का जो उपजीव्य ग्रंथ है बृहत कथा है। क्या है? बृहत कथा है। अगर आपने नोट्स में नहीं डाला है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट मारिए और नोट्स में लिख डालिए। अगला प्रश्न है सातवां, कादम्बरी के कथानक का आधार क्या है? तो कादम्बरी के कथानक का आधार जो है बृहत कथा है। देखिए दोनों प्रश्नों को समझने की कोशिश करो। देखो इसमें पूछा है कादम्बरी का उपजीव्य ग्रंथ क्या है, तो क्या आ गया? बृहत कथा। इसमें क्या पूछ लिया? कादम्बरी के कथानक का आधार क्या है? तो बृहत कथा। ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स आपके टीजीटी की परीक्षा ज़्यादा सरल नहीं है तो ज़्यादा कठिन भी नहीं है। आपको जो है मध्यम वर्ग से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको जो 7 किताबें दी गई हैं उनको तो दोस्तों एकदम घोल करके पी जाइए। ठीक है। आठवां प्रश्न है आपका, कादम्बरी के कथानक का मूल स्रोत क्या है? तो देखिए गुणाढ्य की बृहत कथा। देखो कितने बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं। कादम्बरी के कथानक का मूल स्रोत गुणाढ्य की कथा है। अगला है कादम्बरी की कथा है तो भैया क्या है? कल्पना प्रसूत है। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर ये पक्का। अगला है 10वां प्रश्न है, कादम्बरी है तो अभी बताया था कादम्बरी एक कथा है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका 11वां प्रश्न है, काव्य विधाशु कादम्बरी प्रोच्यते। बताइए काव्य विधाशु कादम्बरी प्रोच्यते, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका दोस्तों आंसर है आपका कथा। क्या है? कथा है ये। तो काव्य विधाशु कादम्बरी प्रोच्यते ये कथा है। काव्य की विधाओं में कादम्बरी क्या है? कथा है। 12वां प्रश्न है, कादम्बरी किस विधा की रचना है? तो कादम्बरी गद्य काव्य कथा है, सी ऑप्शन। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर सी पक्का। कादम्बरी क्या है? तो कादम्बरी एक कथा है, बी ऑप्शन। 14वां है, कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कादम्बरी कथा है, बी। नेक्स्ट है, कादम्बरी किस प्रकार की रचना है? तो कादम्बरी कथा है। देखो प्रश्नों को समझिए। 3 प्रश्न आए हैं लेकिन प्रश्न अलग अलग हैं, आंसर उसका एक ही है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16वां प्रश्न है, कादम्बरी रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ये कथा के अंतर्गत आती है दोस्तों, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका 17वां प्रश्न है, कादम्बरी निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों कथा है, मार दो मोहर, लगा दीजिए ठप्पा, आंसर भी पक्का। 18वां, कादम्बरी शब्द का अर्थ क्या है? तो कादम्बरी शब्द का अर्थ है मदिरा। क्या है? मदिरा, सी ऑप्शन। और मदिरा को दोस्तों सुरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुरा। सुरा आ जाए तो सुरा भी आपको डालना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कादम्बरी शब्द का अर्थ है, देखो ये आ गया ना, कादम्बरी शब्द का अर्थ क्या है? सुरा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न है कादम्बरी शब्द प्रसिद्ध है, तो कादम्बरी शब्द किसके लिए प्रसिद्ध है? मदिरा के लिए है दोस्तों, सी ऑप्शन। 21वां है कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है? तो भैया कौस्तुभ मणि को विष्णु भगवान धारण करते हैं। मार दीजिए मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर बी पक्का। अगला प्रश्न है आपका 22वां प्रश्न है गुह एवा प्रति हत शक्ति गुह का अभिप्राय है। गुह का अभिप्राय बताना है आपको। तो गुह का अभिप्राय है कार्तिकेय। क्या है? कार्तिकेय। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों ये गुह का जो अभिप्राय है वो कार्तिकेय से है, क्योंकि इसका वर्णन बाणकृत कादम्बरी कथामुख में शूद्रक वर्णन के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 23वां स्फुरत्कलालाप विलास कोमला, यह वाक्यांश किसके लिए विशिष्ट है? किसकी विशेषता को प्रकट करता है? तो ये कादम्बरी की विशेषता को प्रकट करता है। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर ए पक्का। 24वां प्रश्न है मनस्तु साधुध्वनि भी पदे पदे हरंति संतो मणिनपुरा एव, यानी कि मनस्तु साधुध्वनि भी पदे पदे हरंती संतो मणिनुपुरा एवं पंक्तियाँ ये किससे ली गई है? तो ये मान इसमें कह रहा है कि सज्जन लोग मणि जटिल, जो सज्जन लोग होते हैं, ये दिया गया ना साधु, तो सज्जन लोग मणि जटिल नुपुरों के समान एक एक शब्द उत्तम वचनों से चित्त को चुरा लेते हैं। तो यह यानी कि जो साधु लोग होते हैं इतने अच्छे वर्ड बोलते हैं कि वो जो इंसान का जो मन होता है ना उसे भी चुरा लेते हैं। तो ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो बात कादम्बरी की हो रही है, तो दोस्तों फटाफट से मार दीजिए, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 25वां किम्य ही दुष्कर्म करुणा नाम सूक्ति ग्रहण की गई है। तो यह किससे ली गई है? यानी कि इसमें कह रहा है कि निर्दय व्यक्तियों के लिए कौन सा कार्य दुष्कर है? जो निर्दय व्यक्ति होते हैं उसके लिए कौन सा कार्य दुष्कर होता है? तो ये कहाँ से ली गई है? कादम्बरी से ली गई है। किससे? कादम्बरी से। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है आपका 26वां प्रश्न है असज्जनात् कस्य भयम न जायते, यह वचन किस ग्रंथ का है? तो दोस्तों किसका है? ये आपको पता ही है, कादम्बरी की बात चल रही है तो कादम्बरी का ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकारणाविष्कृत वैर दारुणा सज्जनात् कस्य भयम न जायते, इस श्लोक के रचयिता कौन है? यानी कि इसमें कहा गया है कि भय न जायते, बैर करने के कारण भयंकर दुर्जन से किसे भय नहीं लगता। अगर कोई दुश्मनी कर रहा हो तो ऐसे लोगों से किसको नहीं डर लगता है? अर्थात सबको लगता है। तो किस में है ये? आपकी कही गई है बाणभट्ट ने। अब बाणभट्ट ने क्या लिखा है? कादम्बरी को लिखा है। ठीक है, सबको पता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आपके भभूति की उत्तर रामचरितम कालिदास का आप बताइए कमेंट में। अगला क्वेश्चन है अति गहनम तमो यौवन प्रभम, यानी कि यौवन से उत्पन्न अविवेक रूपी अंधकार अत्यंत सघन होता है। जिस इंसान के अंदर यौवन हो और उसमें अविवेक हो तो वो अंधकार जो है कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर ले जाता है। तो यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है भैया? कादम्बरी से ली गई है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29वां है नास्ति जीविदान्यदभिमतरमिहि जगति सर्वजंतूनाम, सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये इसमें यानी कि कहा गया है नास्ति जीविताम के, इसमें मतलब कादम्बरी में कहेगी सूक्ति में सुख का कथन है। इस संसार में सभी प्राणियों को जीवन से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं होता। नास्ति जीवितान्य, इस संसार में सभी प्राणियों को जीवन से बढ़कर कोई दूसरा प्रिय नहीं होता है। तो ये किस में है? कादम्बरी में है। स्तन युग्म श्रुताम, खाली जगह में क्या आएगा? तो इसमें आपके में बताना है क्या है? जाबाली आएगा, शूद्रक आएगा, या आपका क्या आएगा ये पूछा है। तो इसमें शुकनास या वैशंपायन या कौन आएगा? तो इसमें आएगा वैशंपायन, शुक, डी। अगला प्रश्न है 31वां त्रिभुवन प्रसभूमिरिव विस्तीर्णाम, विशेषता किसके लिए प्रयुक्त है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? विदिशा के लिए।
विदिशा के लिए, क्योंकि महाकवि बाणभट्ट विरचित कादंबरी में ये जो कहा गया है, इसमें क्या बताते हैं कि कलयुग के भय से संकुचित हुए सतयुग का अनुकरण करने वाली तथा तीनों लोकों की जन्मस्थली प्रतीत होने वाली विशाल विदिशा नगरी है। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 32वां प्रश्न है, त्रिभुवन प्रसव भूमिरेव विस्तीर्णाम विशेषता किसके लिए प्रयुक्त है? तो ये प्रसिद्ध है आपकी विदिशा के लिए। त्रिभुवन याद रख लेना, त्रिभुवन वाला जो है विदिशा के लिए। 33वां है, त्रिभुवन प्रसव भूमिरेव विस्तीर्णाम विशेषण किसके लिए है? विदिशा के लिए। देखो प्रश्नों की प्रकृति को समझिए आप। 34वां प्रश्न है, विंध्य वन भूमिरेव वेत्रलतावती निम्नांकित में से किसका विशेषण है? तो ये विशेषण है दोस्तों प्रतिहारी का। किसका है? प्रतिहारी का है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण हैं? तो ये किसके विशेषण है? अतिशुद्ध, स्वभावमपि कृष्णचरितम, अकर्मपि हस्ते स्थित सकल भुवनतलम, राजानम अद्राक्षित। यह किसका विशेषण है? तो ये दोस्तों शूद्रक का विशेषण है। किसका है? शूद्रक। ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 36वां, अगस्त्याश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था? तो बताइए किसने किया था दोस्तों? लक्ष्मण ने किया था। सबको पता होगा राम के रहने के लिए जो पर्णकुटिया बनाई थी, पत्तों की कुटिया, लक्ष्मण ने बनाई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला 37वां है, बाणभट्ट किस सम्राट के सभा पंडित थे? तो फ्रेंड्स आपके हर्षवर्धन के थे। किसके थे? हर्षवर्धन के थे ये सभापति। और इनका एक बार देख लीजिए, इनका वंश जो किस तरीके से, बाण का वंश वृक्ष इस तरीके से है। पहले वत्स हुए थे, फिर कुबेर, फिर पाशुपत, फिर अर्थपति, फिर चित्रभानु, बाणभट्ट, भूषण भट्ट। और इसी वंश में कुबेर नामक एक असाधारण विद्वान ने जन्म लिया था। और कुबेर से 5वीं पीढ़ी में बाण का नाम आता है। तो कहने का मतलब है बाण के पुत्र का नाम क्या था? पुलिंद भट्ट था। तो ये इनका वंश है, आप इसे भी नोट कर लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, महाकवि बाणभट्ट के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था भत्सु। स्क्रीनशॉट मारिए फटाफट से और नोट्स में लिख लीजिए कि बाणभट्ट के गुरुजी जो थे उनका नाम था भत्सु नाम था। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39वां प्रश्न है, बाण का काल कौन सा था? तो दोस्तों बताया था अभी, सप्तम शताब्दी का पूर्वार्ध। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर ए पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट का समय स्वीकार किया जाता है? तो स्वीकार किया जाता है इनमें से तो भैया कोई नहीं है, ना 202, ना 303, ना 606। तो इनमें से कोई नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गद्यकार बाण का स्थिति काल क्या है? तो क्या है? सप्तम शताब्दी। सप्तम शताब्दी ईस्वी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाणभट्ट का काल माना जाता है? तो काल माना जाता है 7वीं शताब्दी। देखो एक प्रश्न कितने तरीके से पूछा जा रहा है, तो प्रश्न आपके ऐसे ही आएंगे, इसलिए आप लोग फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट देखना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादंबरी का प्रधान रस क्या है? फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसका श्रृंगार है। कादंबरी का प्रधान रस श्रृंगार रस है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 44वां प्रश्न है, बाणभट्ट के गद्य की रीति क्या है? तो बताइए पांचाली रीति। बाणभट्ट पांचाली रीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45, बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो कांता संमित उपदेश की सरस शैली है, अलंकार प्रधान है, दोनों का सम्मिश्रण है। तो इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका इनमें से कोई नहीं। बाणभट्ट की शैली इनमें से तो है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने किस रीति में अपने काव्य की रचना की है? तो किस में की है भैया? पांचाली रीति में की है। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर डी पक्का। 47वां प्रश्न है, बाणभट्ट ने कादंबरी में किस रीति का प्रयोग किया है? तो किस रीति का? पांचाली का। दोस्तों इतने क्वेश्चन करा दिए जाएंगे कि आपके दिमाग में ये प्रश्न गूंजेंगे। जब आप लोग परीक्षा के समय बैठोगे ना परीक्षा देने के लिए, तो फटाफट से फटाफट करते चले जाएंगे। 48वां क्वेश्चन है आपका, मुख्यतः कादंबरी की शैली है? तो पांचाली। कौन सी है? पांचाली। बाणभट्ट ने अपनी कादंबरी का लेखन किया है पांचाली रीति में। बताइए प्रश्न कहाँ से आएंगे? भाई इसी में से आएंगे सारे प्रश्न। आपके अंदर जो है इस वीडियो के अंदर है, कादंबरी के जितने भी प्रश्न बनते हैं
घुमा फिरा करके सारे प्रश्न आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। कादंबरी में किस रीति का प्रयोग हुआ है? पांचाली रीति का हुआ है। कादंबरी में किस रीति का प्रयोग है? पांचाली का है, सी ऑप्शन। बाणभट्ट ने कादंबरी में किस रीति का प्रयोग किया है? पांचाली का किया है, सी ऑप्शन। बाणभट्टस्य गद्ये रीतियस्य, बाणभट्टस्य गद्ये रीतिरस्ति, तो कौन सी है? पांचाली। बाणभट्ट की कौन सी रीति है? पांचाली है। देखो प्रश्नों को कैसे पूछा गया, बस आपको यही समझना है। और बस या आपको इससे क्या है दोस्तों, आपका रिवीजन भी बनता चला जाएगा, क्योंकि बाणभट्ट की संपूर्ण डिटेल करा दी है। अब जो है आपकी जितने भी कादंबरी है, नीति शतकम है, आपकी किरातार्जुनीय में सभी की प्रश्नोत्तरी होएगी, चाहे प्रत्यय हो चाहे समास हो, सबकी। नेक्स्ट है आपका 54वां प्रश्न है, पंचवाणस्तु बाण किसका कथन है? ये तो यह है जयदेव का। किसका है? जयदेव का है दोस्तों, पंचवाणस्तु बाण। नेक्स्ट है आपका 55वां प्रश्न है, बाणभट्ट विषये पंचबाणस्तु बाण इत्युक्तम मुक्तवान, यानी कि बाणभट्ट के विषय में पंचबाण बाणस्तु यह किसने कहा है? तो किसने कहा है? जयदेव ने कहा है, बी ऑप्शन। बाणस्तु पंचानन, देखो ये चंद्रदेव ने, जहाँ पे पंचानन आ जाए, इन दोनों प्रश्नों को थोड़ा गौर से देखना, क्योंकि ये बार बार पे आते हैं ये प्रश्न, ठीक है। तो ये देखिए पंचबाणस्तु है, तो ये जयदेव की है, पंचबाणस्तु। ये क्या है? बाणस्तु पंचानन, पंच आनन, आनन माने क्या है? मुंह, तो ये आपका चंद्रदेव जाता है। कौन सा जाता है? चंद्रदेव, ठीक है। यहाँ से पंचदेव ले लें और चंद्र, तो ये बाण पंचानन आपकी ए है चंद्रदेव की, ठीक है। नेक्स्ट है बाणस्तु पंचानन, यह उक्ति किसकी है? तो ये श्री चंद्रदेव की है, ठीक है, बाणस्तु पंचानन। हाँ, नेक्स्ट है आपका 58वां प्रश्न है, रुचिर सर्वर्ण पदार रसपावती जगंजन्यो हरति, कथन किस कवि की रचना के लिए कहा गया है? तो ये कहा गया बाणभट्ट के लिए। किसके लिए कहा गया है? यह कथन जो कहा गया है ये कहा गया है आपके बाणभट्ट के लिए, क्योंकि इसमें कहा गया है कि रुचिर स्वर वर्ण तथा पदों से विभूषित, रस और भावों से अलंकृत वह संसार के चित्त को आकृष्ट कर रही है। क्या तुम किसी तरुणी की बात को कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो बाण की मधुर वाणी की बात कर रहा हूँ। तो ये किसके लिए है? बाणभट्ट के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य जगत को किसका उच्छिष्ट कहा जाता है? तो साहित्य जगत को बाणभट्ट का उत्कृष्ट कहा जाता है। तो मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर ए पक्का। बाणभट्टस्य विषये वाणी वाणो बभूवेति कथनस्य लेखकः आसीत्, ये किसका कथन है भैया? ये गोवर्धनाचार्य, सी ऑप्शन। कौन है? गोवर्धनाचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादंबरी का प्रमुख नायक कौन है? तो कादंबरी का प्रमुख नायक आपके कौन है? चंद्रापीड़ है। चंद्रापीड़ तारापीड़ के पुत्र हैं, ठीक है। कादंबरी का जो प्रमुख नायक है वो आपका कौन है? चंद्रापीड़ है। चंद्रापीड़ जो है तारापीड़ के पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रापीड़ किस काव्य का नायक है? तो चंद्रापीड़ कादंबरी का है, बी ऑप्शन। कादंबरी गद्य काव्यस्य नायको अस्ति, तो कादंबरी गद्य काव्य के नायक कौन हैं? चंद्रापीड़ हैं। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर सी पक्का। कादंबरी का प्रमुख पात्र क्या है? चंद्रापीड़, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, कादंबरी में पार्श्व नायिका कौन है? तो पार्श्व नायिका महाश्वेता है। पार्श्व और महाश्वेता आप समझ लेना ट्रिक को, इसमें आधा ये दिया गया है शल्यमाला शाह, इसमें भी शल्यमाला शाह है, तो यही आपका पार्श्व नायिका है, महाश्वेता है। नेक्स्ट है, कादंबरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? तो ये वर्णन है आपके चंद्रापीड़ के का, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 67वां प्रश्न है, कादंबरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? तो ये चंद्रापीड़ के का। कादंबरी में कितने जन्म की कथा का वर्णन है? 3 जन्म की कथा का, सी ऑप्शन। कादंबरी में कितने जन्मों की कथा का वर्णन है? 3। देखो टीजीटी के ही हैं ये, और कितने अच्छे प्रश्न हैं। कादंबरी में वर्णित शुक पूर्व जन्म में कौन था? तो ये तोता था। ये पूर्व जन्म में दोस्तों वैशंपायन था। कौन था? वैशंपायन।
बी ऑप्शन। शूद्रक अवतार था, तो शूद्रक चंद्रापीड़ का अवतार था, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72वां, कादंबरी का शुक पक्षी पूर्व जन्म में कौन था? तो कादंबरी का जो शुक पक्षी था वो पूर्व जन्म में दोस्तों कौन था? वैशंपायन था। कौन था? वैशंपायन, आपका डी ऑप्शन। शुक के पूर्व जन्म का नाम था, तो शुक के पूर्व जन्म का नाम था पुंडरीक। क्या नाम था शुक के पूर्व जन्म का नाम? पुंडरीक। तोते का पूर्व जन्म में जो नाम था वो पुंडरीक था। इंद्रायुध किसका नाम है? कपिंजल का। कपिंजल कौन है? कमेंट में बताना, कपिंजल कौन है जरूर बताना। इंद्रायुध किसका अवतार था? कपिंजल का था। कादंबरी में वर्णित इंद्रायुध, देखो आ गया ना, इंद्रायुध कौन था? घोड़ा, सी ऑप्शन। अगला है भैया, कादंबरी में मंत्री शुकनास ने किसे उपदेश दिया है? तो कादंबरी में जो शुकनास हैं मंत्री, उन्होंने उपदेश दिया है किसको? चंद्रापीड़ को दिया है। किसको? चंद्रापीड़ को दिया है, क्योंकि चंद्रापीड़ जो राजगद्दी पर बैठने वाले हैं तो उन्हें उपदेश दिया जा रहा है कि राजलक्ष्मी का जो मधु होता है वो बहुत ही भयंकर होता है। तो ये जो है उपदेश किसने दिया है? शुकनास ने चंद्रापीड़ को दिया है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कादंबरी में चंद्रापीड़ किस राज्य का युवराज है? तो देखिए ये जो है कादंबरी में चंद्रापीड़ किस राज्य का युवराज है, इसका क्या है, सभी को कॉमन नंबर मिला है। क्या मिला है? कॉमन, क्योंकि इसमें मिथिला, वाराणसी, युवराज्य, कानपुर ये नहीं है, तो इसमें जो है सभी को कैसा मिला था? कॉमन नंबर मिला था, इसलिए 77 का क्या है? कॉमन। नेक्स्ट है इसका 78वां प्रश्न है आपका, कादंबरी में वर्णन नहीं है। तो कादंबरी में जो वर्णन नहीं किया गया, देवदारू का नहीं है, बाकी का अछूत सरोवर का है, पंपा सरोवर का है, शामली वृक्ष का है, लेकिन देवदारू का वर्णन नहीं किया गया है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो सालमली जो वृक्ष है वो जो है कादंबरी में वर्णन किया गया है, आपका किसमें? कादंबरी में। तो आप लोग बताइए, रघुवंश जो है किसका है? रघुवंश महाकाव्यम, ये कालिदास का है, ठीक है, किसका है? कालिदास का। किरातार्जुनीयम भारवी की, शिवराज विजय पंडित अंबिका दत्त की। तो सालमली वृक्ष कादंबरी में है, तो इसका सही ऑप्शन जो है सी है। 80वां प्रश्न है, विंध्याटवी का वर्णन प्राप्त होता है। तो विंध्याटवी का जो वर्णन होता है वो कादंबरी कथामुख में होता है। किसमें? कादंबरी कथामुख में। मार दो, मोहर लगा दो, ठप्पा, आंसर भी पक्का। 81 है, कादंबरी रचना एक सुंदर उदाहरण है। तो कादंबरी रचना एक सुंदर उदाहरण है गद्य काव्य का, ए ऑप्शन। हारित पुत्र था, तो हारित पुत्र था महर्षि जाबाली का। देखो क्वेश्चन आया, हारित पुत्र था महर्षि जाबाली का। अब की बार प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जाबाली का पुत्र कौन था? तो हारित था। जाबाली किसके पिता थे? हारित के थे। तो क्वेश्चन बदल सकता है, आंसर तो वही रहेगा। तो हारित पुत्र था जाबाली का, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83, हारित किसका पुत्र था? देखिए आगे ना, हारित किसका पुत्र था? महर्षि जाबाली का। चंद्रापीड़ के पिताजी का क्या नाम था? तारापीड़, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, चंद्रापीड़ का विवाह किसके साथ में हुआ था? तो कादंबरी के साथ में हुआ था। चंद्रापीड़ नायक हैं, कादंबरी नायिका हैं, तो चंद्रापीड़ का जो विवाह हुआ था वो कादंबरी से हुआ था, क्योंकि चंद्रापीड़ कादंबरी से बहुत ही प्यार करते थे, बहुत ही प्रेम करते थे, तो इनका विवाह कादंबरी से हुआ था। नेक्स्ट है, कादंबरी कथा के विषय में निम्न में से कौन सी बात गलत है? शुक ने शूद्रक को सुनाया, सही है। जाबाली ने शुक को सुनाया, बिल्कुल सही है। महाश्वेता ने चंद्रापीड़ को सुनाया, शुकनास ने चंद्रापीड़ को सुनाया। तो कादंबरी कथा के विषय में निम्न में से कौन सी बात गलत है? तो ये गलत है कि शुकनास ने चंद्रापीड़ को सुनाया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, शूद्रक की राज्यसभा में शुक पक्षी को कौन लाया था? तो देखिए इसे लाया था शूद्रक की राज्यसभा में जो शुक पक्षी आया था वो मातंगिनी लेके आई थी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 88वां प्रश्न है, वैशंपायन की प्रेमिका थी, बताइए वैशंपायन। तो वैशम इसमें आ रहा है शासलजम, तो महाश्वेता थी, बी ऑप्शन। चंद्रापीड़ की प्रेमिका कादंबरी हैं, तो ज़्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। विलासवती किसकी पत्नी है भैया? तो विलासवती जो है तारापीड़ की पत्नी है।
विलासवती और तारापीड़ के जो पुत्र है वो चंद्रापीड़ है। ठीक है, कौन है? चंद्रापीड़ है। तो आप समझ गए होंगे, विलासवती तारापीड़ की पत्नी है और तारापीड़ और विलासवती का पुत्र है जिसका नाम है चंद्रापीड़। तो इसमें आंसर सही जाता है, विलासवती की पत्नी है तारापीड़। विलासवती किसकी पत्नी है? तारापीड़ की। नेक्स्ट है, पत्रलेखा किसकी पुत्री है? तो पत्रलेखा है कुलूतेश्वर की। किसकी है पत्रलेखा? कुलूतेश्वर की है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिखिए, कुलूतेश्वर की पुत्री पत्रलेखा। ठीक है। नेक्स्ट है 92, राजा शूद्रक की राजधानी का क्या नाम है? तो राजा शूद्रक की राजधानी का नाम है विदिशा, बी ऑप्शन। राजा शूद्रक की राजधानी थी तो विदिशापुरी थी। कौन सी थी? विदिशापुरी थी, ए ऑप्शन। संपूर्ण प्रश्नोत्तरी कादम्बरी की कराई जाएगी। जितने भी प्रश्न हुए हैं 93 हो गए हैं। अब इसके बाद में आपको कल मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखना और अपनी तैयारी मस्त तरीके से करते रहिए, क्योंकि आपको अब की बार टीजीटी में सिलेक्शन लेना ही लेना है। ठीक है, बने रहिए अपने आदर्श कैरी क्लासेस के साथ में। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा।